हाय गाइस, वेलकम बैक। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल एचआरएम यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 1, सेकंड, थर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो गाइस, हम यूनिट 4 के ऊपर आ चुके हैं एंड दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट यूनिट। इसमें बहुत ही छोटा सा यूनिट है। इसमें हम देखेंगे, बात करेंगे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में एंड डाइवर्सिटी को किस तरीके से मैनेज करना होता है। इन सभी चीज़ों को ऊपर हम बात करेंगे वन बाय वन। सो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, दैट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जैसा नाम से क्लियर है कि हमको किसी भी तरीके की बायसनेस, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, यानी जब भी हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी एक कोई भी तरीके का कोई बायसनेस, कोई पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। डाइवर्सिटी मतलब हर तरीके के, हर कल्चर के, हर रिलीजन के, हर थिंकिंग की, हर लैंग्वेज वाले आपको लोग मिलेंगे, बट उसमें से किस तरीके से आपको डाइवर्सिटी को मैनेज करना है, इस चीज़ों की, इन सभी चीज़ों की हम यहाँ पर बात करते हैं। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वल अपॉर्चुनिटी? सो it simply means making sure everyone has a fair chance to succeed no matter their background, है ना। इसमें हम किसी भी तरीके की कोई पार्शियलिटी की बात नहीं करते हैं, हम किसी भी तरीके की कोई बैकग्राउंड की कोई भी बात नहीं करते हैं कि भैया वो सीनियर है तो उसको ज़्यादा ये कुछ उस तरीके का कोई भी हम बात नहीं करते हैं। बस इसमें हम सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो थोड़ी सी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम रखते हैं, ठीक है। सो दैट कि जो बंदा एक्चुअल में डिजर्व करता है चीज़ों को, उसको ही वो सारी चीज़ें मिले। सो इसमें एग्जांपल देखा है तो हायरिंग बेस्ड ऑन स्किल्स, पेइंग इक्वली फॉर द सेम वर्क, प्रमोटिंग बेस्ड ऑन मेरिट्स। यानी कि देखो क्या होता है कि हम यहाँ पर जो मैन एंड वीमेन के बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। अगर दोनों लोग सेम काम करें तो सेम काम के लिए हम उनको सेम पेमेंट देंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। हायरिंग बेस्ड ऑन स्किल्स, यानी कि जिस बंदे के पास में जितनी अच्छी स्किल्स होंगे उसकी हम हायरिंग करेंगे, अदरवाइज नो हायरिंग। तो इसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि हम कोई अपने सगे संबंधी, चाचा भतीजे, उन सबको हायरिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपके पास अच्छी स्किल है, नो मैटर कि आप कि कितने अच्छे रिलेशंस हैं कंपनी के साथ में, या फिर आपका कौन कितना ज़्यादा रिलेटिव है कंपनी के अंदर कोई काम कर रहा है, जानने वाला काम कर रहा है, डजंट मेक्स एनी सेंस। यू जस्ट नीड टू हैविंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स, दैट्स इनफ, ठीक है। यू विल गेट हायर्ड, ठीक है। उसको ही हम बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी। वहीं डाइवर्सिटी मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हमको, जैसा आपको पता है कि एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी लाइक कल्चर, बैकग्राउंड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग टीम। यानी कि जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमको पता होता है कि हमारी कंपनी में अलग अलग सोच वाले, अलग अलग एटीट्यूड के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग, मतलब कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, किसी अलग अलग लोकेशन के लोग, कहीं कोई काम कर रहा है, कहीं किसी जगह पे कोई काम कर रहा है, तो हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो अब हमको क्या देखना होता है कि प्रॉपर डाइवर्सिटी का मैनेजमेंट करना होता है। तो इसमें हम एग्जांपल की बात करते हैं, रिस्पेक्टिंग डिफरेंट व्यूज, ट्रेनिंग ऑन इंक्लूजन एंड हैविंग पॉलिसीज फॉर अ डाइवर्सिटी। तो इन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं। तो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में हम चीज़ों की, सब लोगों की रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि सबके, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी कल्चर से हो, कहीं से भी रिलीजन से हो, अगर हम सब सेम कंपनी में काम कर रहे हैं तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट ईच अदर, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उन सब की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। इसी को हम डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो इसमें चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस इसमें क्या होते हैं कि सबकी सबसे बड़ी क्या होती है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट करने में, कि सब लोगों के कल्चर अलग होते हैं, कल्चर के डिफरेंस, लोगों का सोचने का तरीका अलग हो सकता है। लीगल कंप्लायंसेस, यानी कि हर जगह के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग हो सकते हैं। कोई बंदा कहीं बाहर से आया तो उसके यहाँ कुछ दूसरा होता है, आपके यहाँ कुछ दूसरा होता है, तो वो एटमॉस्फेयर को, उसको अडेप्ट करने में दिक्कत आती है।
समस्या आती है। देन इंटीग्रेशन है ना, तो वो इंटीग्रेट नहीं हो पाता है चीज़ों से जल्दी से। देन उसके बाद में बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर इनोवेशन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मार्केट एक्सपेंशन, ये सारे हमारे कुछ एक बेनिफिट्स होते हैं। अब हम आगे बात करें तो मैनेजिंग कल्चर डाइवर्सिटी इन अ वर्क प्लेस। अब हम किस तरीके से कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिस तरीके से हम डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजिंग कल्चर डाइवर्सिटी इन अ वर्क प्लेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉयज फील employees from different backgrounds feel respected, valued and can contribute effectively। ठीक है, वो अपने जहाँ से भी जिस भी एम्प्लॉयज़, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी कोई भी उनको लैंग्वेज आती हो, कोई से भी कल्चर से बिलोंग करते हो, लेकिन उनको मतलब हमको इक्वली ट्रीट करना है, एक इक्वल तरीके से उनको रिस्पेक्ट देनी है, बिकॉज दे आर वर्किंग इन अ सेम कंपनी एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अलाइन देम फॉर द स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पर्टिकुलर गोल है वो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है उसको अचीव करना, ठीक है, rather than कि हम किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स में और उन सभी चीज़ों में फंसे, ठीक है। देन स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग कल्चर डाइवर्सिटी इन अ वर्क प्लेस, कौन कौन से वेज हो सकते हैं डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले क्या है कि प्रमोट रिस्पेक्ट एंड इंक्लूजन, यानी कि हमको सबको एक तरीके की रिस्पेक्ट की सिखानी पड़ेगी कि हमको सबकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, है ना। चाहे वो कोई भी ब्लू कॉलर हो, ग्रे कॉलर हो, है ना, या फिर कोई भी लोकल एम्प्लॉय हो, या फिर बाहर से कोई बंदा आया हो, किसी का कल्चर अलग हो, हमको सबकी रिस्पेक्ट करनी है। देन प्रोवाइड कल्चर अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है, वर्किंग कल्चर को और बेहतरीन बनाने के लिए ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट का प्लान करना है। अडेप्ट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, पॉलिसीज को, प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करना है। फोस्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट फेयरली, लेड बाय एग्जाम्पल, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप इन एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। तो ये सभी चीज़ें इसकी क्या होती हैं, मतलब एक तरीके की पूरी स्ट्रेटजीज होती हैं डाइवर्सिटी मैनेजमेंट की। द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या इसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स include several key components that help in operate effectively across different countries and religion। तो इसमें क्या होता है कि इसका दोस्तों सिंपली मतलब क्या है कि किसी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर किस तरीके का हो सकता है। तो इसमें अलग अलग सर्वल की कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसमें से इंक्लूड कौन से हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है कि ग्लोबल हेडक्वार्टर है ना, यानी एक आपका पर्टिकुलर हेडक्वार्टर होना चाहिए। जैसे कि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है या फिर गूगल कंपनी है, तो उसका एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर होगा, ठीक है, एक मेन ऑफिस जिसको बोल सकते हैं। देन रीजनल ऑफिसेज, ठीक है, उसके अलग अलग जो भी छोटे छोटे ब्रांच शाखाएं, ठीक है, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, जो भी उसके फंक्शनल सपोर्टिव फंक्शंस जैसे HR, फिनेंस, ठीक है, BDCS, बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स, ये सारे इसके सपोर्टिव फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द जो आपके डे टू डे ऑपरेशनल टास्क होते हैं, ठीक है, उनके अलावा जो सपोर्टिव फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, कंट्री और एरिया मैनेजर्स, ग्लोबल टीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो गवर्नमेंट एंड लीडरशिप। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि जो कि आपको एक पूरे आपकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, ग्लोबल हेडक्वार्टर होता है, रीजनल ऑफिसेज होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कंट्री के या फिर एरिया के मैनेजर हो सकते हैं, ग्लोबल टीम एंड प्रोजेक्ट हो सकते हैं कि उसके अंदर आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर कोई भी एक टीम को प्रमोट करना, है ना, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना, गवर्नमेंट एंड लीडरशिप, यानी गवर्नमेंट के साथ में एक अच्छा संबंध होना और लोगों को लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कराना, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आई होप कि आपको यू वुड
understanding it better. So now the purpose of the structure of a global organization, इसका पर्पस क्या होता है कि क्यों हमको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है. सो इसका पर्पस सिंपली दोस्तों क्यों क्या हो सकता है. देखो सिंपली इसका मतलब यही होता है कि भैया आपको अच्छे से प्रॉपर एफिशिएंट वे में मैनेज करना है, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ऑप्टिमाइजेशन करना है, स्ट्रेटजीज का प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, सपोर्ट, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें इसके लिए यही सब पर्पस होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए. अदरवाइज कोई इसका मतलब नहीं बनता. अब देखो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एम्प्लॉय रिलेशन एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों. तो इस प्रॉपर पूरी जो हेडिंग है इसका सिंपली मतलब ये होता है कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी वर्क फोर्स यानी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में एक उनको इंगेज करके रखती है. ठीक है. तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एम्प्लॉय रिलेशन एंड एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट, यानी कि किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को हम बेनिफिट्स की बात करते हैं सो दैट जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं दे आर फीलिंग बेनिफिशियल, दे शुड फील मतलब उनको इस तरीके का फील आना चाहिए कि हाँ वो किसी एक अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं एंड दे शुड फील मोर इंगेजिंग, है ना. उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग फील होना चाहिए, वो अपने काम में अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकें, 100% आउटपुट दे सकें. तो इसके लिए हमको उनको समय समय पे मोटिवेशन देने की ज़रूरत होती है, कुछ रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स देने की ज़रूरत होती है, और भी बहुत सारे यानी कि इंगेजिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करने की ज़रूरत होती है सो दैट दे फील प्राउड वाइल वर्किंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, है ना. आपकी कंपनी में जब वो आप काम करते हैं तो उस कंपनी में काम करने के दौरान वो खुद को प्राउड फील करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सम अप्रोचेज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज विद देयर वर्कफोर्स, है ना. तो अपनी वर्कफोर्स यानी अपनी टीम्स को किस तरीके से उनके काम में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग रखा जाए, इसका सिंपली मतलब यही होता है. सो सम की ट्रेंड्स, तो इसमें कुछ एक की ट्रेंड्स की बात करी गई जिसमें हम बात करते हैं फोकस्ड ऑन वेलबींग, हम अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के ऊपर बात करते हैं. रिमोट वर्क एडेप्टेशन, है ना, उनके लिए हम रिमोट वर्क का प्रावधान करते हैं कि भैया अगर आप ऑफिस से काम नहीं कर सकते तो घर से काम कर लो. डाइवर्सिटी, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन, DEI, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि सभी लोग डाइवर्सिटी में भी यूनिटी हो, इक्वलिटी हो लोगों के अंदर. एम्प्लॉय इंगेजमेंट की बात करते हैं, एजिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जिसकी वजह से हम दीज आर फ्यू ट्रेंड्स जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को उनके काम में और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं और वो अपने काम में 100% दे सकते हैं. सो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ कि हमारा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इन पर्सोनल मैनेजमेंट. अब इसमें इसका क्या मतलब होता है, ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखने वाला. कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. तो कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम एक ही सेम रूल को अप्लाई करते हैं, IHRM की हम बात कर रहे हैं ना, IHRM की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अगर सेम रूल्स रेगुलेशंस को डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंस. यानी कि व्हेन पर्सोनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बिकम सिमिलर अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्रीज में भी सेम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं जो कि किसी एक कंपनी में एक कंट्री के अंदर हो रहे हैं, उसको कन्वर्जेंस. देन डाइवर्जेंस के अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं कि हम कंट्री की कल्चर को, उनकी मार्केट को, मतलब कि जिस भी कंट्री की मार्केट को, अलग अलग डाइवर्सिटी को, उनके कल्चर को, उनकी लोकल लैंग्वेज को, वहाँ के लॉज एंड पॉलिसीज़ को समझ करके जब भी हम मतलब जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना कंपनी के, वो वैरी करते हैं, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं. जैसे इंडिया के लिए अलग रूल, फॉरेन के लिए अलग रूल, तो उसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं. ठीक है. तो ये बहुत ही एक छोटा सा पार्ट था जिसको आपको पता होना चाहिए. एंड देन क्रॉस वर्जेंस. जो इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस वर्जेंस का सिंपली मतलब यही होता है कि जब भी हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जब दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर देते हैं, प्लस कर देते हैं और कुछ नया बनाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. इन दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद में जब हम कोई नया रूल निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वर्जेंस. तो क्रॉस वर्जेंस रिफर्स टू द कन्वर्जेंस कमिंग टुगेदर एंड डाइवर्जेंस मूविंग अपार्ट
फ्रॉम द प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज अक्रॉस द डिफरेंट रिलीजन्स एंड कंट्रीज। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है जिसमें हम बात करें, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें एचआर की पॉलिसीज हैं जो कि सभी कंट्रीज के लिए सेम है, बट कुछ जगहों पर उसको एडजस्ट कर दिया गया स्लाइटली इन ईच कंट्री टू अलाइन विद देयर लोकल लेवल लॉज एंड कल्चरल नॉर्म्स। ठीक है, यानी कि हम एचआर पॉलिसीज की तो बात करते हैं, यानी कि एचआर पॉलिसी की जब भी हम बात करते हैं तो सबके लिए भाई सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो सेम रहेगी, लेकिन हर एक कंट्री में सेम नहीं हो सकती ना। इंडिया में मान लो कि मार्केट कंडीशन दूसरा है, इंडिया में आपको लेबर्स जो होते हैं वो सस्ते रेट में मिल जाते हैं, बट फॉरेन में अगर आप ढूंढने जाओ 10-20 हज़ार रुपये में कोई काम करने के लिए तैयार होगा नहीं। सो वहाँ पर आपको अलाइंड करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ हल्का सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो इस चीज को ही हम यहाँ पर क्रॉस वर्जन्स बोल रहे हैं, यानी कि पॉलिसीज को सेम रखना बट कहीं जहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस वर्जन्स। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे यूनिट 4 खत्म होता है। यूनिट 5 में हम बात करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल एचआरएम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगेन।